हेलो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम भारतीय संविधान को देख रहे थे। और भारतीय संविधान में हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर रहे थे। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमने कंपनी के शासन को देख लिया था। और कंपनी के शासन के बाद हम ताज का शासन देख रहे थे। और ताज के शासन में हमने कुछ अधिनियमों की चर्चा कर ली है और कुछ अधिनियम और बाकी हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि हमने कौन कौन से अधिनियमों की चर्चा जो है वह कर ली है, एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमने 1858 का भारत सरकार अधिनियम देख लिया था। उसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम हमने देख लिया था। 1892 का भारत परिषद अधिनियम हम देख चुके थे। और 1909 का भारत परिषद अधिनियम भी हम देख चुके थे। आज हम बात करेंगे 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की। उसके बाद हम बात करेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम की। और उसके बाद बात करेंगे 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम की। इसके साथ हमारा ताज का शासन खत्म होगा। ठीक है, तो ये रही भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, तो बढ़ते हैं 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की ओर। चलिए शुरू करते हैं 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो शुरू करते हैं भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हमने इससे पहले देखा था 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसे पार्लियामेंट्री सुधार कहा जाता था। उसी प्रकार भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। वही सिंपल फंडा है जो पार्लियामेंटों में था। मोंटेग्यू उस समय भारत सचिव थे, भारत सचिव। और जो चेम्सफोर्ड थे वो वायसराय थे, तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड थे। तो इस वजह से भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये इतिहास, इस समय के इतिहास को अगर अपन देखें, हालांकि इतिहास की मैं चर्चा नहीं करूँगा राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, फिर भी हम अगर देखें तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनका जो शासन भारत में किया जा रहा था, जो डोमिनियन वो स्थापित कर बना चुके थे एक भारत को, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो उद्देश्य है भारत में, जो हमारी सरकार चलाने का जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य उन्होंने बताया। पहली बार अपने उद्देश्य की उन्होंने घोषणा की। उद्देश्य की घोषणा उन्होंने पहली बार की है। क्या उद्देश्य बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि भारत में हम जो राज कर रहे हैं, भारत में हम जो शासन चला रहे हैं, भारत में हम जो व्यापार कर रहे हैं, भारत में हमने जो डोमिनियन स्थापित किया है, भारत को एक डोमिनियन बनाया है, इन सब के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि हम भारत में क्रमिक रूप से एक उत्तरदायी शासन जो है वो स्थापित करना चाहते हैं। तो एक उत्तरदायी शासन की वो बात कर रहे हैं। और इस उत्तरदायी शासन के संदर्भ में, इस उत्तरदायी शासन की जो उनकी सोच है, इसको लेकर के भारत शासन अधिनियम 1919 जो है वो लाया गया। इसीलिए इसका नाम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी रखा गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम में कौन कौन सी व्यवस्थाएं जो है वो की गई। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस समय 1919 तक के समय के दौरान जो विषय हुआ करते थे, जिन पर विधियाँ बनाई जाती है, विषय, नोट विषय, विषय, एक सेकेंड, जो विषय हुआ करते थे वो 1919 तक जो विषय हुआ करते थे
केंद्रीय विषय हुआ करते थे, यानी कि विधि बनाने की शक्ति केंद्र के पास थी, क्योंकि विषय केंद्रीय हुआ करते थे। अब क्या हुआ, जैसे ही 1919 का भारत शासन अधिनियम आया तो इसने केंद्रीय विषयों से इतर प्रांतीय विषय भी जो है लागू किए, यानी केंद्रीय विषयों से अलग अब प्रांतीय विषयों का भी यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई, यानी कि 2 तरह के विषय जो है गठित कर दिए गए, सृजित कर दिए गए, यानी केंद्रीय विषयों से अलग प्रांतीय विषय बना दिए गए। अब 2 तरह के विषय कार्यरत हैं, एक तो केंद्रीय विषय जो कि केंद्रीय स्तर पर काम करेंगे, और प्रांतीय विषय भी बना दिए गए। ठीक है, अब प्रांतीय विषय जो कि बन चुके हैं तो इन प्रांतीय विषयों का भी 2 तरीके से विभाजन कर दिया गया इसी भारत शासन अधिनियम 1919 में। तो पहले तरह के जो विषय, बात प्रांत की जा रही है, ठीक है, तो प्रांतीय विषयों का विभाजन हुआ है, 2 तरीके से विभाजन हुआ है। पहले जो विषय हैं वो विषय कहला रहे हैं आरक्षित विषय। आरक्षित विषय, प्रांतीय विषयों का विभाजन हुआ है, और जो प्रांतीय विषयों में पहले तरह का जो विषय है वो है आरक्षित विषय, और दूसरे जो विभाजन हुआ है वो है हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय, तो 2 तरह के विषयों में जो है प्रांतीय विषयों को डिवाइड कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है। एक तो था आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। अब बात करते हैं आरक्षित विषय की। तो आरक्षित विषय के अंतर्गत जो शासन है वह गवर्नर जो है, सीधी सी बात है, प्रांत के अंदर गवर्नर जो है कार्यरत होता है। तो गवर्नर जो है आरक्षित विषयों को किस तरीके से शासित करते थे, तो अपनी कार्यपालिका परिषद के माध्यम से। आरक्षित विषयों को कौन शासित करेगा, तो गवर्नर की परिषद, कार्यपालिका परिषद। ठीक है, चूँकि आरक्षित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार गवर्नर के पास है, उसकी कार्यपालिका परिषद के पास है, तो जो प्रांतीय विधान परिषद है, प्रांतीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद अब मैं बात करता हूँ आरक्षित विषयों की। आरक्षित विषयों पे शासन कौन करेगा, गवर्नर करेगा। विधि बनाई कार्यपालिका परिषद, और आरक्षित विषयों पे कार्यपालिका परिषद जो है शासन कर रही है, कार्यपालिका परिषद जो है विधि बना रही है, तो जाहिर सी बात है वो प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, उत्तरदायी नहीं होंगे। इन विषयों पर विधि बनाने के लिए कार्यपालिका परिषद जो है वो प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ हम बात करते हैं हस्तांतरित विषय की। तो हस्तांतरित विषय भी शासन गवर्नर ही करेगा। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या होगा, यहाँ पर जो है आरक्षित विषयों पर जो विधि बना रहे थे, आरक्षित विषयों पर जो शासन किया जा रहा था, आरक्षित विषयों पर जो कार्य किया जा रहा था, यहाँ पर तो कार्यपालिका परिषद कर रही थी। लेकिन हस्तांतरित विषयों पर जो कार्य किया जाएगा वह मंत्रियों की सहायता से किया जाएगा। गवर्नर तो करेंगे, लेकिन गवर्नर मंत्रियों की सहायता से करेंगे। मंत्रियों की सहायता, मंत्री जो बोलेंगे वैसा गवर्नर करेगा। वो कौन से विषय हो जाएंगे, हस्तांतरित विषय हो जाएंगे। ठीक है, और चूंकि मंत्री जो है वो प्रांतीय विधान परिषद से चुन करके आते हैं, प्रांतीय विधान परिषद, तो जाहिर सी बात है वो प्रांतीय विधान परिषद से चुन करके आते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसी जो विधियां हैं, ऐसे जो कानून हैं, इनके प्रति विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे।
ऐसे कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे। जो भी कार्य किए जाएंगे, हस्तांतरित विषयों पर जो भी कार्य किया जाएगा, हस्तांतरित विषयों पर जो भी कार्य किया जाएगा मंत्रियों की सहायता से, वो कार्य विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। लेकिन अगर हम जब बात करते हैं आरक्षित विषयों की, तो वो उत्तरदायी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उन पर जो कार्य किया जा रहा है वो कार्यपालिका परिषद के द्वारा किया जा रहा है, और कार्यपालिका परिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, इसलिए ये उत्तरदायी नहीं होंगे। ये आरक्षित विषय आरक्षित विषयों पर जो भी कार्य किया जाएगा वो प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। और वहीं हम जब बात करते हैं हस्तांतरित विषयों की, तो हस्तांतरित विषय जो है वह इन पर जब कार्य किया जाएगा तो ये उत्तरदायी होंगे। ठीक है, तो ये था विषय। अब आप यहाँ पर एक तरीके से एक चीज़ देखिए, एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे आप कि जो प्रांतीय विषय हैं, इन प्रांतीय विषयों में शासन गवर्नर जो है वो दो तरीके से कर रहे हैं। एक तो कार्यपालिका परिषद के माध्यम से और दूसरा मंत्रियों की सहायता से। तो शासन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, शासन जो है वो दो तरीके से किया जा रहा है। एक तो आरक्षित विषयों की तरफ से एक अलग शासन किया जा रहा है, हस्तांतरित विषयों की तरफ से एक अलग तरीके से शासन किया जा रहा है। तो शासन की इस तरह की जो व्यवस्था है, इस शासन की व्यवस्था को द्वैध शासन कहा जा रहा है, द्वैध शासन। तो प्रांतों में द्वैध शासन की जो है वह शुरुआत होती है। प्रांतों में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में, याद रखना बात सिर्फ प्रांतों की हो रही है, तो प्रांतों में द्वैध शासन जो है वह शुरू होता है, ना कि केंद्र में। ठीक है, इस बात को याद रखने, क्योंकि यहाँ पर शासन हम दो तरीके से देख रहे हैं, यानी कि दोहरा शासन हम यहाँ पर देख रहे हैं। गवर्नर का दोहरा शासन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है प्रांतों के अंतर्गत। तो प्रांतों में ही हम यहाँ पर द्वैध शासन जो है देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1919 से देखी जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं केंद्र की थोड़ा सा। केंद्र की जब हम बात करते हैं केंद्र, तो केंद्रीय स्तर पर जो कार्यरत थी, केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय विधान परिषद थी। केंद्रीय विधान परिषद या भारत विधान परिषद भी आप उसे कह सकते हैं। केंद्रीय विधान परिषद या भारत विधान परिषद दो एक ही बात है। भारत विधान परिषद भी आप इसे कह सकते हैं, भारत विधान परिषद। और इसमें क्या बदलाव आया है केंद्रीय विधान परिषद में, तो इसे अब द्विसदनीय बना दिया गया है। द्विसदनीय इसको बना दिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था की यहाँ पर शुरुआत की जा रही है, जो कि हमें आज तक देखने को मिलती है। तो द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत जो है वह भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के माध्यम से हमें देखने को मिलती है। तो द्विसदनीय व्यवस्था में वही जो आज भी अस्तित्व में है, एक सदन तो है हमारा लोकसभा, एक सदन है लोकसभा और दूसरा सदन है राज्यसभा। तो इस तरीके से दो सदन जो है यहाँ पर बना दिए गए, लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है, इसलिए द्विसदनीय व्यवस्था कहा जा रहा है। इन दोनों सदनों के जो सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो हैं, इन सदस्यों का जो बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक सदस्य जो हैं वह चुनकर आने थे। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक तरीके से शब्द मैंने बोला, चुनकर आने थे। अब तक चुन करके कोई नहीं आया था। अब हम बात कर रहे हैं चुनावों की, निर्वाचन की। चुनकर के आने की बात कर रहे हैं, यानी कि निर्वाचन की हम बात कर रहे हैं, निर्वाचन की यानी कि ये सदस्य निर्वाचित होने थे। तो निर्वाचित कब होंगे? जब प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। अब चूँकि प्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा है
तो मत देने वाले भी होंगे, यानी कि लोगों को मताधिकार अब दिया जा रहा है। मताधिकार की शुरुआत हो चुकी है। लोग अब मत देंगे। कौन लोग मत देंगे? तो इसके लिए बहुत सीमित लोग मत देंगे। इसके कुछ आधार उन्होंने बता दिए कि जो इन आधारों की में से किसी एक की पूर्ति करेगा वह लोग मत के अधिकारी होंगे, वो लोग मत दे सकेंगे। तो कौन कौन से वो आधार थे? तो उनमें से जो पहला आधार था वो था संपत्ति, दूसरा आधार था टैक्स यानी कि कर, और तीसरा आधार था शिक्षा। इन आधारों पर जो है मताधिकार देने वाले लोगों का जो है चुनाव किया गया। तो ऐसे लोग बहुत सीमित थे। जाहिर सी बात है, उस समय की बात की जा रही है 1919 की। तो 1919 के समय में भारत के बहुत ही नगण्य लोगों के पास संपत्ति थी, बहुत ही कम लोग टैक्स देते थे। और शिक्षा तो आप लोग जानते ही हैं सब, लगभग 1-2% लोग शिक्षित थे, ऐसे ही कुछ था रेशो। तो शिक्षा भी काफ़ी कम थी। तो मताधिकार देने वाले लोग बहुत सीमित थे। हालांकि हमें ये याद रखना है कि मताधिकार की जो है वह शुरुआत हो चुकी है। याद रखने वाली बात यह है, मताधिकार की शुरुआत हो चुकी है। प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत भी पहली बार हो रही है। चुनकर के आ रहे हैं बहुसंख्यक सदस्य, ये भी बहुत बड़ी बात है। द्विसदनीय व्यवस्था शुरू हुई है, ये भी अपने आप में एक यूनिक बात है, इसकी भी शुरुआत हुई है। लोकसभा राज्यसभा का गठन हो चुका है, इन दोनों सदनों का गठन हो चुका है। यहाँ सभी प्रश्न बन सकता है, ये भी एक नई बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करूं, और क्या नया हुआ भारत सरकार अधिनियम 1919 में, तो जो सिविल सेवक थे, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक आयोग का गठन किया गया, और उस आयोग का नाम था केंद्रीय लोक सेवा आयोग। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, इस आयोग का जो है वह गठन कर दिया गया। एक सेकेंड, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो है वह गठन कर दिया गया। ये भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला एक और पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो क्या नया था, जो वायसराय था, वायसराय और वायसराय की कार्यपालिका, जो कार्यकारी परिषद जो थी, वायसराय की परिषद की बात कर रहा हूँ मैं। और इसकी परिषद में जो है 6 सदस्य हुआ करते थे, 6 सदस्य। इन 6 सदस्यों में से अब 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। भारतीय होना आवश्यक हो गया था, ठीक है, आवश्यक था। यानी कि 6 सदस्य जो परिषद है वायसराय की, इन 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना अब आवश्यक हो चुका था, ठीक है। लेकिन एक और ट्विस्ट है कि ये जो 3 सदस्य हैं, इन 3 सदस्यों में से कोई भी कमांडर इन चीफ नहीं होगा, कमांडर इन चीफ नहीं बन सकता था, ठीक है। इसको छोड़ करके आप 3 सदस्य इसमें शामिल हो सकते थे, ठीक है। वो कमांडर इन चीफ नहीं बनाए जा रहे थे। और मैं बात करूं क्या नया था, तो एक और बात जो है वो 6 से, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में लंदन में
भारत का एक उच्चायुक्त का गठन किया गया। भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का गठन किया गया। कार्यालय का जो है वह गठन किया गया। ठीक है, उच्चायुक्त का कार्यालय बना दिया गया है लंदन में। और इस कार्यालय को जो भारत सचिव के कुछ कार्य जो है, भारत सचिव के कुछ कार्यों को जो है, कुछ कार्यों को, सारे कार्य नहीं, कुछ कार्यों को जो है इस कार्यालय को सौंप दिया गया। तो ये था भारत शासन अधिनियम 1919, जिसके महत्वपूर्ण जो है लगभग सभी मैंने बिंदुओं की चर्चा जो है मैंने यहाँ पर कर दी गई है। और अब मैं अगर कुछ और नया बताऊं आप लोगों को, तो एक और ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि इससे पहले हमने मार्ले मिंटो सुधार में हमने कहा था, क्योंकि क्रम ये उसी से जुड़ा हुआ है। मार्ले मिंटो सुधार में हमने कहा था कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो है वो की गई थी। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हमने वहाँ पर देखी थी, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था वहाँ पर देखी थी। उसका जिक्र मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसी से यहाँ पर जो है वह सवाल जुड़ा हुआ है। अब मैं बात कर रहा हूँ मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में क्या हुआ, ये जो पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था थी, इसी को क्या कर दिया गया, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में विस्तार दिया गया। विस्तार मतलब अब इसको और लोगों तक पहुंचा दिया गया। किन किन लोगों तक पहुंचा दिया गया, जैसे आंग्ल भारतीय उनको भी पृथक निर्वाचन मिलेगा, उनके लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था होगी। यूरोपीय लोग हैं, उनके लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था है। और ईसाई भारतीय या भारतीय ईसाई लोग हैं, उनके लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था होगी। या फिर सिखों के लिए भी, ये महत्वपूर्ण है, सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। तो ठीक है, तो पहले मुस्लिमों के लिए थी, बाद में इन सब लोगों के लिए भी उसको विस्तार दे दिया गया। सिख लोगों के लिए भी अब पृथक निर्वाचन होना था, आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन होना था, भारतीय ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन होना था, यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन यहाँ पर होना था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो और क्या था, जिस पॉइंट की मैं सबसे अंत में बात करना चाह रहा था, क्योंकि वो पॉइंट जो है अगले पॉइंट से कनेक्टेड है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में व्यवस्था की गई थी एक ऐसे वैधानिक आयोग की एक ऐसा वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, एक ऐसे वैधानिक आयोग का जो है वह गठन किया जाएगा जिसे 10 वर्षों की जांच के फलस्वरूप एक रिपोर्ट जो है तैयार करनी थी, और यह रिपोर्ट देनी थी ब्रिटिश संसद को जो है ये रिपोर्ट तैयार करके देनी थी। ये रिपोर्ट कौन तैयार करेगा, एक वैधानिक आयोग जो है उसका गठन किया जाएगा, और वह वैधानिक आयोग 10 वर्षों की
तक जांच करेगा। किस चीज़ की जांच करेगा और क्या रिपोर्ट देगा? तो संवैधानिक सुधारों की, कि भारत में किस प्रकार के संवैधानिक सुधार आवश्यक हैं, किस प्रकार के संवैधानिक सुधारों की ज़रूरत है। उनकी रिपोर्ट जो है ब्रिटिश संसद को देनी थी। और इस वैधानिक आयोग का जो है गठन भी होता है, जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। साइमन आयोग कह दीजिए आप। साइमन आयोग का गठन भी होता है। साइमन आयोग गठन के पश्चात ये अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और इस रिपोर्ट पर डिस्कशन 3 गोलमेज सम्मेलनों में होता है। 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, जिसे आप इतिहास में आपने अच्छे से देखा होगा। 3 गोलमेज सम्मेलन भी होते हैं। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट होती है उसी पर विस्तार से चर्चा की जाती है 3 गोलमेज सम्मेलनों में, और एक श्वेत पत्र तैयार किया जाता है। ठीक है, इन 3 गोलमेज सम्मेलनों में एक श्वेत पत्र तैयार किया जाता है, और इस श्वेत पत्र में जो भी सुधार जो है इन 3 गोलमेज सम्मेलनों के दौरान जो भी डिस्कशन बनता है, जो भी तरीके के सुधार भारत में दिखाई देते हैं, किस तरीके के सुधार करने की आवश्यकता होती है, किस तरह से उन पर सहमति बनती है, और एक पत्र तैयार किया जाता है। और इसी पत्र को जो है ब्रिटिश संसद की एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है, और वह इन्हीं सुधारों को, इन तमाम सुधारों की जो बात की गई थी इन गोलमेज सम्मेलनों में, उसका एक स्वतंत्र जो श्वेत पत्र है वो तैयार किया गया था। तो इन्हीं सुधारों के आधार पर एक अधिनियम बनता है, जिसे हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से इंटरलिंक है। मार्लियामेंटो सुधार से किस तरीके से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक तरीके से लिंक है, किस तरीके से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1935 से लिंक है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 की। उसके बाद हम जाएंगे भारत जो स्वतंत्रता अधिनियम है, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। इन 2 अधिनियमों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और इसके बाद हमारा जो है ताज का शासन इन दोनों अधिनियमों के साथ समाप्त होगा। इस बीच में कुछ और घटनाएं भी होती हैं, जैसे साइमन आयोग के बाद में कुछ और घटनाएं हमें देखने को मिलती है, कुछ और जो है व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती है। जैसे साइमन आयोग के बारे में मैंने बहुत ही कम बताया, क्योंकि इतिहास में हम इसको पढ़ लेते हैं। और उसके बाद एक कम्युनल अवार्ड की भी बात की जाती है, जिसमें जो विस्तार है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, इस विस्तार को और विस्तार दे दिया जाता है। इस विस्तार को और विस्तार दे दिया जाता है। अभी तो इन लोगों तक ही ये सीमित रहा है, इन लोगों तक ही ये सीमित था ये विस्तार। इसको दलितों तक भी विस्तार कर दिया जाता है, अल्पसंख्यकों तक भी विस्तार कर दिया जाता है इस चीज़ का, अल्पसंख्यकों तक। तो इसका विरोध होता है, हालांकि इसे कम्युनल अवार्ड भी कह देते हैं, क्योंकि इसका विस्तार जो है वह अल्पसंख्यकों तक करने की कोशिश की जाती है, तो उसे कम्युनल अवार्ड की भी संख्या दे दी जाती है। गांधी जी वगैरह अनशन करते हैं पूना की, तो वो अलग ही इतिहास में चला जाता है, तो मैंने उसकी चर्चा नहीं की है। हालांकि अगले वीडियो में मैं इसको चर्चा जरूर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसे शेयर हो सकता है तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं है, और जो कि वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। तो हो सकता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें और लोगों को सब्सक्राइब भी कराएं। ठीक है, और अपने जो सजेशंस हैं वो कमेंट्स में ज़रूर दें,
इसको मैं सुधारने की कोशिश करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।